वज़ीर आज़म जो है पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। वो आइन और कानून के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं फैसला कर सकते। 90 दिन में तो इलेक्शन हो नहीं सकता। चले जब इलेक्शन की डेट है इतनी देर में तो बैलेट पेपर भी नहीं प्रिंट हो सकता। हमने आइन को मजाक बना के रख दिया। इमरान खान की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। वो एक जिद्दी बच्चा है जो बिगड़ा हुआ है। यार ये कैसे एक जी शऊर आदमी जो है 24 घंटे में अपनी कही भी पूरी बात से मुकर जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और चीफ जस्टिस ने जो मामला है वो हुकूमत की तरफ मोड़ दिया है। वो कहते हैं कि कारोबारी हुकूमत चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट की हिमायत हासिल होनी चाहिए। सर, अब ये जो ऑर्डर आया है उससे तो लग रहा है कि वफाकी हुकूमत की तरफ सारा मलबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है। अब आपको क्या लगता है, ईद के बाद क्या हुकूमत की कुर्बानी हो सकती है? नहीं, देखिए, कुर्बानी नहीं हो सकती। अभी कुछ 3 दिन पहले मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राव साहब, वो इस बात के गवाह हैं, उनको मैं बता रहा था अपने ऑफिस में ही, अपने कमरे में, कि अगर ये फाइनेंशियल बिल रिफ्यूज़ हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कदगन ये है कि जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है उस तरह अगर बजट रिफ्यूज़ हो जाए तो वो जो है गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली स्टैंड्स यानी डाउन, क्योंकि वो एक किस्म का हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ही है। तो लेकिन मैंने कहा अभी इसको ना करें, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया हुआ है और मेरी अभी तक किसी वकील से बात नहीं हुई थी। तो आज जब मैं ऑर्डर पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब है कि जी वज़ीर आज़म जो है पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, कि अगर उनका पेश किया हुआ बिल जो है वो नामंजूर हो गया। तो टेक्निकली वज़ीर आज़म ने नहीं किया था वो पेश, वो आई थिंक कायमा कमेटी ने किया था, खजाना की कायमा कमेटी ने किया था। तो एक तो वो इशू बनता नहीं है। दूसरी बात है, यही अटॉर्नी जनरल ने भी मेरा ख्याल है बताया होगा उनको उस पर, लेकिन अब उन्होंने उसको गवर्नमेंट की तरफ मोड़ दिया बड़ी कमाल महारत से, क्योंकि अब चीफ जस्टिस साहब एक ऐसी जगह पे चले गए हैं कि जहाँ पे उनको आई थिंक एक वे आउट चाहिए। और अब जो उन्होंने 1-2 बातें की हैं, वो वे आउट जो है वो 90 दिन तक कोई लिंक नहीं है वो इन बातों से, जो मुझे लग रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है। देखिए हमारे जब जजमेंट आ जाती है ना, फिर हम लोग अपनी अपनी राय उसके ऊपर दे सकते हैं, फिर वो गलत नहीं होता। अब उन्होंने धमकियां दी हैं, नताइज की भी धमकियां दे दी हैं, संगीन नताइज की, और लगता ही है कि मामला बिगड़ता जा रहा है। जहाँ तक मेरी इत्तला है, हुकूमत खड़ी हुई है, हुकूमत नहीं कराएगी। अच्छा। बहुत ज़्यादा जो है वो चीफ जस्टिस ये कहेंगे चलिए अक्टूबर में हमें को डेट दे दो, तो अक्टूबर में तो गवर्नमेंट ने पहले दी हुई थी। तो वो तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा, इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने का, इदारों को टकराव करने का, आपस में आमने सामने लाने का। बहरहाल अभी चल रहा है ये मसला। अब तो मुझे लगता है कि ईद के बाद ही ये मसला हल होगा, जो भी होगा। तो सर, चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि अगर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ जाएं तो कोई गुंजाइश निकाली जा सकती है। सर, ये किस किस्म की फिर गुंजाइश है? या मुझे बहुत अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, आइन और कानून ने चीफ जस्टिस के, क्या किसी भी जज साहब के, मोहतरम जज साहब के हाथ बांधे होते हैं। वो आइन और कानून के दायरे इख्तियार से बाहर नहीं फैसला कर सकते, वो गुंजाइशें नहीं निकाल सकते। और वो ये पंचायत नहीं है, ये कोर्ट है कि अच्छा सारी जमातें आपस में बैठ जाएं और बात कर लें, मुशावरत कर लें। ये तो पंचायत करती है गांव की, कोर्ट तो फैसला देता है। तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस की ये जो बात गुंजाइश वाली है, इससे खुद अदालत का इस्तेकाक मजरू हुआ है, बड़ी सीरियसली मजरू हुआ है कि अच्छा सारी पार्टियों से मुशावरत कर लें जी, सारी आपस में, यानी सारी पार्टियां मुशावरत करके कहें अगले साल करना है इलेक्शन, तो फिर चीफ जस्टिस का 90 दिन वाला स्टांस कहाँ चला जाएगा। और अभी भी अब वो जो उन्होंने कर दिया, उनको पता 90 दिन में तो इलेक्शन हो नहीं सकता। चले जब इलेक्शन की डेट है इतनी देर में तो बैलेट पेपर भी नहीं प्रिंट हो सकता, तो भाई कैसे होगा इलेक्शन। यानी आपको मैं कहूँ कि महविश, आज रात को या आपने मेरे पास आज शाम को अफ्तारी करने आना है, लेकिन अगर आप, या मैं सुबह आपको कह रहा हूँ कोई 1 बजे के करीब, कि अगर आपने तब तक को फरारी ना खरीदी तो आप मेरे पास अफ्तारी ना करने आना। भाई आप 1 बजे कैसे फरारी खरीद लेंगी, पाकिस्तान में मिल ही नहीं रही। फिर आपके पास उतने पैसे होने चाहिए, फिर आपकी वेल होनी चाहिए। आप बेहतर नहीं, आप कहेंगे यार तू अपनी खजूरें खुद ही खा ली, मैं नहीं आ रही कोई, ठीक है ना। तो ये वो वाले फैसले हैं, ये वो वाली गुंजाइशें हैं। हमने आइन को मजाक बना के रख दिया। इट्स बिकम अब
जोक कि जिसका जो दिल करता है उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर ले। और खुद जो चीफ जस्टिस का पहला फैसला है उसमें उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकता और डिविएशन होती है तो इलेक्शन कमीशन करीब तरीन डेट दे। तो 90 दिन की तो गुंजाइश चीफ जस्टिस ने खुद खत्म कर दी वहां पे। और अब ये लगाएंगे कदगन लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर पे, तो पूरे 23 करोड़ आवाम पे लगाए ना कदगन। वो सारे जो मीम्स बना रहे हैं इनके ऊपर, सारे जो इनके ऊपर लतीफ़े बना रहे हैं, सारे जो इनके ऊपर बातें कर रहे हैं, सब वो उनकी बात करें ना। जब फवाद चौधरी की ऑडियो लीक हुई जिसमें कहता है ट्रक मिल गया उनको, फवाद चौधरी था, परवेज लाई जो भी था, कि जी एक ट्रक मिल गया और अब वो ट्रक से हम 1 अरब रुपए की हमें पता चला कि अब वो 1 अरब की इस्तला है उसमें। तो उनके ऊपर लेना ज़रा कंटेम्प्ट लगाएं कि जजेस को कैसा कह रहे हैं, या जो उनके मुतल्लिक अपना लब कुशाई कर रहे हैं अदालतों के मुतल्लिक और जजेस के मुतल्लिक, उनके ऊपर लेना कंटेम्प्ट। किस पे कंटेम्प्ट लगाएंगे अब चीफ जस्टिस? सारे मुल्क पे लगा देंगे, सारी कौम पे लगा देंगे, सारी पार्लियामेंट पे लगा देंगे, सारी कायमा कमेटी पे लगा देंगे, FBR पे लगा देंगे, अपना स्टेट बैंक पे लगा देंगे, वजारत खजाना पे लगा देंगे, मीडिया पे लगा देंगे, आम लोगों पे लगा देंगे, PTA पे लगा देंगे कि ये क्यों चल रही है, तुम्हारा कसूर है। किस पे अब वो लगाएंगे? तो उन्होंने बीच में एक लफ्ज निकाला, हम गुंजाइश निकालेंगे। यानी गुंजाइश का मतलब क्या? कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आइन तो खत्म हो गया महावेश पे, कॉम्प्रोमाइज तो आइन गोज आउट ऑफ द विंडो whether you like it or you don't like it। सर दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान मान नहीं रहे। अब बिलावल साहब इनको बनाने के लिए उनके गांव पहुंचे हैं। आपको लगता है सियासी जमातें इकट्ठी हो पाएंगी? हो जाएंगी। देखिए बड़ी पावर होती है जब आप किसी के घर जाते हैं ना महावेश। तो पाकिस्तान में ये रवायात हैं कि अगर मैं आपके घर आ जाता हूँ तो आपके शिकवे खत्म हो जाएंगे। आप अगर किसी अपने बुजुर्ग के घर चली जाती हैं तो अगर उनको को आपसे गिला हो तो वो खत्म हो जाता है। 1 मिनट के लिए बोल लेंगे कि नहीं तुम मेरी बेटी हो तो तुमने ये नहीं कहा वो नहीं किया, चलो एक दफ़ा गुस्सा निकालो, उसके बाद कहेंगे आज बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये हमारी रवायत नहीं है कि हम घर आए हुए बंदे को मोड़ें। तो मौलाना फजलुर रहमान एक बुजुर्ग सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बहुत समझदार हैं और वो अपने बड़ों को उसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं जिस तरह वो अपने वालिद को देते हैं। तो ये बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये आप किसी के घर चल के चले जाते हैं इतनी दूर और आप फिर उसको करते हैं, तो पॉलिटिशियंस जो है ना वो गुंजाइश निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आइन में गुंजाइशें नहीं होती, पॉलिटिक्स में गुंजाइश बेइंतहा मौजूद होती है। इसीलिए कहते हैं इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, कि जो आपको चीज़ इम्पॉसिबल लग रही होती है आप उसको पॉसिबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सो मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान ये ज़रूर करेंगे कि वो कहेंगे अच्छा मैं नहीं जा रहा, यानी अगर इमरान खान आएगा तो मेरी जगह मेरी जमात की नुमाइंदगी मुफ्ती हम्दुल्ला कर लेंगे या कोई और कर लेंगे या सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कर लेंगे, लेकिन JUI की पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं लग रहा। सर लेकिन असल प्रॉब्लम तो ये कि खान साहब को कौन राजी करेगा, क्योंकि खान साहब तो अपने सियासी मुखालिफिन से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तो अदलिया से मदद मांगते हैं, तो उनको कौन राजी करेगा? मुझे आप एक बात बताएं। जी जी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन भी रद्द कर दी है जो वजारत दिफा ने दी थी कि जी इलेक्शंस को 1 दिन पे कर लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं। और बाय द वे पेशावर की KPK की अभी तक बात नहीं की है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ 90 दिन क्यों नहीं और वहाँ क्यों नहीं हो रहा? ये सिर्फ पंजाब के ऊपर क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना इंटरेस्ट है कि इमरान खान को किसी तरह पंजाब जिता दें ताकि उसकी हुकूमत आ जाए, और फिर वो नेशनल असम्बली के जब बाद में इलेक्शन होते हैं तो उसमें उनकी मशीनरी, उनकी पुलिस, उनका सब कुछ, तो जो भी धांधली होनी होती रहे। मुझे तो ये शक है, मैं कोई यकीन से तो नहीं, वसूख से तो नहीं कह सकता, मुझे तो ये शक है। बट एनीवे सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो जाता है और इमरान खान उसमें नई मेजॉरिटी उनको मिलती, मफरूज़े में कह रहा हूँ मेटाफोरिकली, तो उसका कौन गारंटी देगा कि वो भाईजान काम होने देंगे, हुकूमत चलने देंगे, मुल्क में अमन होने देंगे? क्या उसकी चीफ जस्टिस गारंटी दे रहे हैं या कोई और गारंटी दे रहे हैं? नहीं दे सकता। इमरान खान एक अना का पुतला है, जिद का पुतला है, अपने ईगो का, नार्सिसिज्म का, ये उसकी कमजोरियां हैं। वो तो इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं मानेगा। अगर उसकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं, वो उसको भी नहीं मानेगा, जीतने के बावजूद नहीं मानेगा।
यानी वो 20 में से 16 हल्कों में इलेक्शन जीता है, बाई इलेक्शन में, जब उसकी हुकूमत नहीं थी, ठीक है, और यानी नून लीग की हुकूमत थी। उसके बावजूद धांधली नहीं हुई, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को बुरा कहता रहा कि नहीं, ये 4 भी हमने जीतने थे। अब इस बहस का कोई फायदा है, इस बहस का कोई हासिल है? तो इमरान खान की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। वो एक जिद्दी बच्चा है जो बिगड़ा हुआ है, और जिसको बचपन में अगर कोई पढ़ जाती तो वो ठीक रहता। सर, खान साहब ने एक ट्वीट भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि खौफ और दहशत के राज की जो डोरियां हैं वो पीडीएम नामी कठपुतली के हाथ में नहीं है, बल्कि उस कुव्वत के हाथ में है जो खुद को कानून से मुबर्रा समझती है। सर, ये कौन सी कुव्वत है जिसकी खान साहब बात करें? खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करें, और क्या है बेसिकली। खान साहब वैसे तो वीलॉग्स ये करते हैं कि जी फौज की इज्जत करो, फौज की रिस्पेक्ट करो, इमरान खान से भी ज़्यादा है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सरूर में अभी भाईजान 24 घंटे 48 घंटे में यू टर्न ले लेंगे, ले लिया ना वो यू टर्न, ठंड पड़ गई आपको। इतना ही ये मेंटली स्टेबल आदमी है। ये एक्चुअली मेंटली, मुझे इसकी परेशानी होती है कई बारी कि यार ये कैसे एक जी शऊर आदमी जो है 24 घंटे में अपनी कही भी पूरी बात से मुकर जाता है, और बड़ी कन्वीनियंटली, जैसे मैंने कही नहीं थी, और अगर कही थी तो तुमने गलत सुनी, और अगर गलत तुमने सुनी है तो तुम्हारा कसूर है, मेरा क्या कसूर है, ठीक है ना। बेसिकली इमरान खान जो डर की, खौफ की बातें करता है, उसको तो करनी नहीं चाहिए। जो आदमी सर पे बाल्टी लेके फिरता है ना, उसको तो ये कहने नहीं चाहिए कि खौफ के बुत तोड़ दो। खुद तो बुलेट प्रूफ शील्ड में और अपना बाल्टियां सर पे रख के और आंखों के ऊपर इतना सो करके कि मुझे नजर आता रहे। पहले दिन क्योंकि नजर नहीं आ रहा था, तो फिर बाद में उन्होंने उसमें इम्प्रोवाइजेशन की बाल्टी में। अब कुछ भी नहीं, इसको रोज इसको एक स्टेटमेंट देनी है। आज की ये स्टेटमेंट है, कल की से मुख्तलिफ स्टेटमेंट होगी। अल्लाह खैर सब। सर, खान साहब के तोशाखाना केस सुनने वाले जो जज हैं जफर इकबाल साहब, उनका तबादला कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि भी कोई साजिश है, आप क्या कहेंगे? साजिश तो है, इमरान खान को रिलीफ दिया गया, यही तो जज है ना। तो इमरान खान को बुला रहे थे बार बार, जिसपे वो नहीं जा रहा था, और वो तो कह रहे थे कि हमें इस केस पे एतबार नहीं है, यानी बेसिकली जज साहब पे एतबार नहीं है, ठीक है ना। अब वो जज साहब का तबादला हो गया, तो अब किस बात पे आप कह रहे भाई? वो नॉन बेलेबल वारंट तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सका आदमी अपने, ठीक है ना। आपको गिरफ्तार तो कर नहीं सका वो, आपको पेशियों पे बुला नहीं सका वो, एक पेशी पे भी, ठीक है ना असद उमर या वो जो था फवाद, उसको भी नहीं कुछ कर सका। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ ऐसे जज साहब का, ठीक है ना। तो वो अब इसमें साजिश आपको लग रही है। वो तो इमरान खान के फेवर के थे, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं साजिश लग रही है, और कोई वजह नहीं है। साजिश तो हुई ना फिर। तो इमरान खान भी तो पहले साजिशें कर रहे हैं ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। फिर या तो अपनी बारी भी मान ले, सिर्फ दूसरे को मत कसूरवार करें। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अहम इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर जजेस हैं वो जनरल बाजवा की जो यकीन दहानी है उसके बाद लाए गए थे। वाकई सर ऐसा था? ये मुझे नहीं पता कि जनरल बाजवा की यकीन दहानी के बाद लाए गए थे या किसी और की, लेकिन ये मुझे पता है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी, और उसकी वजह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इस्तीफ़ा भी देना पड़ गया था। और फिर बड़ी देर के बाद आज़म साहब को प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा मनाया, और फिर उन्होंने दोबारा आके उहदा लिया। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया था इन दोनों जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, और यही उन्होंने बाद में कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, हमारे दौर में ये हो गया। बेसिकली वो जिनको पता है उनको पता है, आज़म साहब ने नहीं किया, उस गवर्नमेंट ने कर दिया। अब अगर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फलां की वजह से किया, तो ख्वाजा आसिफ भी उसका जवाब दे सकते हैं। मुझे इतना पता है कि कुछ चक्कर हुआ था, किसके कहने पे हुआ वो मुझे नहीं पता। सर, आज जस्टिस काजी फायज रज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी। उन्होंने अपने ही इदारे की जो का खौफनाक माजी है उसका एक नक्शा खींचा है। बांग्लादेश टूटने की वजह भी उन्होंने कहा कि अदालती फैसला था। सू मोटो के बारे में उन्होंने कहा कि आइन का हिस्सा ही नहीं है। सर, उनकी इन बातों पर आप क्या कहेंगे? देखें, सू मोटो तो आइन का हिस्सा नहीं है, वो तो सही है, और ये एक उनका ओपिनियन है कि बांग्लादेश जो है वो एक फैसले की वजह से टूटा था। मेरा ख्याल है कि बड़े रीजंस थे, और ये फैसला भी उन रीजंस में एक हो सकता है। असल में जब कोई हादसा होता है ना माविश, तो उसके पीछे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, सिर्फ एक या दो इवेंट नहीं होते। ये ज़रूर है कि वो को कल्मिनेटिंग पॉइंट बन गया हो, और वो को फाइनल लास्ट ऑन द कैमल्स बैक हो,
लेकिन वो लगता बज़ाहिर तो ये लगता है। लेकिन जो काजी फाइज साहब ने एक बात कही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी तारीख से, अपने माजी से सीखते नहीं हैं, और जो कौमें अपने माजी से सीखती नहीं है फिर तारीख उनको दोबारा सिखा देती है, वो रिपीट करती है अपने आप को, और ये बड़ा मसला है हमारा। सर, सदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया है। सर, अब इसका क्या होगा फिर? इसका मतलब यह है कि वो वही आदमी नहीं जो दांतों का कीड़ा निकाल सकता है, लॉ का बिल नहीं। सर देख लें, वो साइन किए बगैर वापस देखें ना, उसे पढ़ा ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं आता, वो अंदर कोई नहीं है। 20 तारीख को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली वो बाइंडिंग है। सदर साहब की सोच नहीं उसमें। सदर साहब से अपनी क्लिनिक करें, वहां पे जाके अपना जो है ना वो लोगों के वो डेंटोनिक से दांत साफ करें। सर, आपको क्या लगता है वैसे अगर सदर साहब वाकई डेंटिस्ट बन जाएं तो उसमें ज्यादा कामयाब नहीं होंगे? वो है डेंटिस्ट। सर, इधर तो उनके पास कोई समझे पावर ही नहीं है ना। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा 20 अप्रैल को वो असल में जो आदमी प्रिंसिपल नहीं होता ना, उसके पास कोई पावर नहीं होती। जो कमजोर आदमी हो ना मावेश, जो तगड़ा आदमी होता है ना, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, वो पोस्टमैन भी हो ना तो वो भी डिलीवर कर देता है। और अगर जिसका कैरेक्टर ही वीक हो तो वो आदमी, आप उसको जो मर्जी ओहदा दे दें, उस ओहदे का मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह ने